जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई, तो एक दो क्वेश्चन और करके आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल ये एक मास है m, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है हमारे एक इंक्लाइन प्लेन, इसका मास कैपिटल M मान लीजिए, या मास दिया ना दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मास दे ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। अब मैं देखो ऐसा कर सकता हूँ क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं इसको पीछे किसी एक्सेलरेशन से खींचूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को एकदम से निकाल लूं यहाँ से, बहुत तेजी से एक्सेलरेशन दे दूं, तो ये ब्लॉक यहाँ अकेला रह जाएगा, है कि नहीं। इंक्लाइन प्लेन तो निकाल लिया मैंने एकदम तेजी से, तो क्या करेगा ये, फ्री फॉल कर जाएगा, हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, हो सकता है मैं इस एक्सेलरेशन को 1 रखूं, हो सकता है 2 रखूं, हो सकता है 3 रखूं। ये ग्रेविटी से कब गिरेगा, ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल कब होगा इसका, जब एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन या उससे ज्यादा तेज में इसको खींच दूं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर हो सकता है मैं इसका एक्सेलरेशन बहुत कम रखूं, तो ये इस पे से गिरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये नीचे से निकल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 से चलाऊं तो भी जरूरी नहीं है, 3 से चलाऊं जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा जरूर आ जाएगा, इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका कि अगर उससे मैंने इसको कर दिया तो ये फिर नीचे से निकल पड़ेगा, हाँ या ना। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात मानते हो कि नहीं, क्लियर है चीज, सभी को समझ आ रही है बात। और ये फ्री फॉल की स्टेट में आ जाएगा, स्मॉल एम मास किसकी स्टेट में आ जाएगा, फ्री फॉल। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल वो वैल्यू जो है वो मान लीजिए ए है, वो वैल्यू कम से कम इसे ए से अगर मैं खींच दूं, कितने से खींच दूं, ए से, तो फिर ये फ्री फॉल की स्टेट में आ जाएगा। या ए से ज्यादा कर दो तो भी फ्री फॉल की स्टेट में आ जाएगा। अगर ए से खींचने पे ये फ्री फॉल की स्टेट में आ जाता है, मतलब इसका इससे कांटेक्ट खत्म हो जाता है, इसका से कांटेक्ट जस्ट खत्म हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया फिजिक्स में कोई चीज जस्ट होना या जस्ट ना होना एक ही बात है। फॉर एग्जांपल आप यहां खड़े हुए हो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं आया भाग के, लेकिन मुझे लगा कि आप सामने खड़े हैं तो मैंने ब्रेक मारे, मतलब कि ऐसे फिसला मैं जमीन पे, तो ब्रेक लग रहा है, धीरे धीरे फ्रिक्शन लग रहा है, मुझे रोक रहा है फ्रिक्शन। आते आते अगर मैं कहूं जस्ट टक्कर हो जाए या जस्ट टक्कर बच जाए हम लोगों की, तो उसका क्या मतलब होगा, जस्ट टक्कर होने का मतलब भी है मैं आपके जस्ट पास तक आ जाऊं, और जस्ट टक्कर बचने का भी यही मतलब है मैं आपके जस्ट पास तक आकर रुक जाऊं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो जस्ट होना जस्ट ना होना एक ही बात हो जाती है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जस्ट कांटेक्ट छूट रहा होगा, ये वो एक्सेलरेशन है, कम से कम वो एक्सेलरेशन, कितने कम से कम एक्सेलरेशन से मैं इसको खींचूं ताकि ये फ्री फॉल की स्टेट में आ जाए। फ्री फॉल की स्टेट में आ जाए मतलब इसका इससे कांटेक्ट खत्म हो जाए, जब इसका इससे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तभी तो ये फ्री फॉल करेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ग्रेविटी के अंडर में गिरेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है, कम से कम कितना एक्सेलरेशन दूं मैं इसको, इस वाले वेज को, इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सेलरेशन दूं ताकि ये वाई एक्सिस में चले। अरे वाई एक्सिस का मतलब ही तो फ्री फॉल है भाई, समझ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे इसको कि ए की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि ये फ्री फॉल करे या ताकि ये वाई एक्सिस में चले। बात समझ में आ गई। आइए करते हैं, ये है कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन। जस्ट ए मिनिमम वो है जब इसका जस्ट कांटेक्ट छूटा है, कांटेक्ट का जस्ट छूटना ना छूटना एक ही बात है, एक ही जैसी सिचुएशन हो गई ना, मतलब अभी जस्ट कांटेक्ट छूटा है या जस्ट कांटेक्ट बना हुआ है, जस्ट मतलब अब तक तो बना हुआ है, ठीक है। तो भाई एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है भाई, अगर कांटेक्ट जस्ट छूट रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ जी। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, कांटेक्ट जस्ट छूटा तो ये तो इससे कांटेक्ट खत्म, मतलब नॉर्मल तो खत्म हो गया भाई, कांटेक्ट नहीं बचा मतलब नॉर्मल भी खत्म हो गया, कोई नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं लग रहा क्योंकि जस्ट कांटेक्ट छूटा है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अच्छा भाई, और इस वाले ब्लॉक को देखो, इसको हम ए से चला रहे हैं इधर की तरफ, यही आपसे पूछ रहा है कि ए मिनिमम कितना होगा। अब आपको पता है जस्ट कांटेक्ट छूट रहा है लेकिन फिर भी आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट छूटना जस्ट ना छूटना एक ही बात है। क्लियर है। और अगर ये आसपास दिखाई दे रहे हैं, लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से, तो हम जानते हैं कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि इस वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट और जी का कंपोनेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। वेज कंस्ट्रेंट याद है, पढ़ाया था कल। वेज कंस्ट्रेंट क्या बताता था, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो देखें जरा, इंक्लाइंड प्लेन का अगर ये एंगल थीटा गिवन है, सॉरी थीटा तो दिया ही नहीं, थीटा गिवन है, तो देखें अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एक सेकंड, ये वाला थीटा 90 थीटा, ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। बात समझ आ रही है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट तो आपको करने आते ही हैं, ये वाला आ जाएगा ए की वजह से आ जाएगा ए साइन थीटा। अरे बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं भाई, ये ए है तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा। अरे ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था यार, प्लीज, कल शायद इसको 5 दिया था मैंने, तो 5 साइन थीटा आया था, भूले तो नहीं हो। क्लियर है चीज। तो ए क्या कंपोनेंट, ये वाला कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, और इसका कितना है जी, ये कितना है जी, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा। ये भी कल किया था हमने, याद करो, ऐसे करके ये एंगल थीटा आता है, याद है ना। तो इस वाले का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना आ रहा है, जी कॉस थीटा, और इसके एक्सेलरेशन कंपोनेंट कितना आ रहा है, ए साइन थीटा। दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों जस्ट कांटेक्ट छूटना है या जस्ट कांटेक्ट बनना एक ही बात है, जस्ट बन रहा है या जस्ट छूट रहा है, तो मतलब कांटेक्ट लगभग बना हुआ है, जस्ट छूटा है मतलब अभी तक तो बना हुआ था, अभी तक बना हुआ है, जस्ट छूट रहा है, तो कांटेक्ट की शर्त होती है कि ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम। जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी कि कहेंगे ए साइन थीटा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, यानी कि ए की वैल्यू आ गई जी कॉट
थीटा, यानी कि जी कॉट थीटा वो कम से कम एक्सेलरेशन है। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, तो उसको कम से कम इतना एक्सेलरेशन तो देना ही पड़ेगा अगर आप इस वाले ब्लॉक का फ्री फॉल कराना चाहते हो, जस्ट नीचे वाई एक्सिस में इसका मोशन कराना चाहते हो। तो बात समझ में आ गई कि नहीं, कितना देना पड़ेगा, जी कॉट थीटा। बोलो समझ में आ गया। इससे एक और क्वेश्चन मेरा अच्छा दिमाग में आ रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये तो थी वाई डायरेक्शन में मोशन कराना था ब्लॉक का मोशन कौन सी डायरेक्शन में कराना था, वाई डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये था अभी जो कराया है, इसको कितने से पीछे खींचू ताकि वाई में गिरे। अब मेरा बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। सपोज ये एंगल दिया हुआ है, सपोज हम बीटा दिया हुआ है, सपोज करो, ठीक है। ये फोर्स एफ कितना लगाऊं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ये फोर्स एफ में कितना लगाऊं ताकि ये ब्लॉक एम इस वाले पे फिसले ना। क्वेश्चन सुन लो पहले बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, इस पे मैं कितना फोर्स लगाऊं, इस पे मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये एम इस एम पे फिसले ना, मतलब एज इट इज बना रहे इस पे। ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले सोच के देखो। बिल्कुल हो सकता है। देखो मेरा हाथ इस वक्त एक इंक्लाइन प्लेन है, मेरा हाथ क्या है इस वक्त, एक इंक्लाइन प्लेन, उस पर डस्टर रखा हुआ है। अगर रखोगे तो डस्टर गिर रहा है, लेकिन अगर मैं इस हाथ को धक्का दूं आगे की तरफ, फोर्स लगाऊं आगे की तरफ इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो डस्टर रुक सकता है कि नहीं रुक सकता। देखो नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली क्या कर रहा है, डस्टर गिर रहा है। और अगर मैं आगे कर दूंगा तो देखो गिरेगा नहीं। आप समझ पा रहे हो नहीं, आप करके देख लो चाहो तो। जब तक आप आगे भगाते रहोगे इसको तब तक गिरेगा नहीं एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है। तो यही पूछ रहा है कितना फोर्स लगाऊं ताकि, यहां फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, फ्रिक्शन का तो हम सवाल करते ही नहीं, कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये इस पे बना रहे। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं, आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो एम मास है, ये चल इस पे फिसल रहा है कि नहीं, कहां चल रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। इस वाली को अगर मैं एक्स बोलता हूं सपोज फिलहाल के लिए, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको मैं एक्स बोल रहा हूं। अच्छा इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक लगता है नॉर्मल, एक लगता है एमजी, ये सब लोग जानते हैं भाई। एक लगता है नॉर्मल और एक लगता है एमजी। अब जरा ध्यान से देखना, ये सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, एक्स में। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। बहुत ध्यान से सुन लो, मैंने आपको बताया था एक्स और वाई की जो चॉइस होती है जब एनएलएम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्स और वाई की चॉइस डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कैसा है। इसमें क्वेश्चन का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, एक्स इसी को ले रहा हूं। नॉर्मली हम इंक्लाइन प्लेन पे क्या करते थे, इसको एक्स लेते थे और इसको वाई लेते थे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को समझो, यहां सिचुएशन ये नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मोशन इधर उधर ही होता था। इस बार मोशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको एक्स ले रहा हूं, इसको वाई ले रहा हूं। समझे कि नहीं समझे। तो एक्स और वाई सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था, तो इसलिए ये सिचुएशन बन रही है। तो वाई वाला, तो एक्स और वाई में कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, एफबीडी बना लिया, एक्स और वाई में कंपोनेंट कर रहा हूं, ठीक है भाई। ये एंगल बीटा है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला बीटा एंगल है, तो ये हो गया ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा, तो ये बीटा। एंगल्स देख लो सब लोग, समझ लो ध्यान से भाई। ये बीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस बीटा, तो ये वाला कितना हुआ, बीटा। ये बीटा तो ये वाला भी बीटा। बात समझ में आई। अब एन के कंपोनेंट देखो, ये आएगा एन कॉस बीटा और ये वाला आएगा एन साइन बीटा। बोलो पक्की बात है कि नहीं, ठीक है। तो मॉडिफाइड एफबीडी बना रहा हूं। मॉडिफाइड एफबीडी देखो क्या बन रहा है, एक तो लगा इस पे नीचे की तरफ mg, एक लगा ऊपर की तरफ n cos बीटा, एक लगा इधर की तरफ n sin बीटा। मेरा ब्लॉक किस डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में, यानी y में तो स्टैटिक है, y में क्या है, स्टैटिक, यानी स्टैटिक के समझ में आया मेरे को। n cos बीटा इज इक्वल टू mg, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, स्टैटिक है। क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg अपॉन cos बीटा। अब x डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन लगा रहा हूं f बराबर ma, f बराबर ma लगा रहा हूं कौन सी डायरेक्शन में, f डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। फोर्स कितना है x डायरेक्शन में, n sin बीटा, n sin बीटा बराबर ma, मास है m, एक्सप्रेशन कितना है, a मान लेता हूं, सपोज a x ही लिख देता हूं। चलो n की वैल्यू ये रख दो, mg अपॉन cos बीटा, तो ये लिख रहा हूं मैं mg अपॉन में cos बीटा और ये sin बीटा और ये m और ये ax, m से m कैंसिल, ये हो गया g tan बीटा। ax की जो वैल्यू आई है दैट इज g tan बीटा। बोलो पहले यहां तक समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। नहीं समझ आया फिर से एक बार पूरी वीडियो देखो मैंने क्या बताया है, अगर किसी को कहीं डाउट है तो। क्लियर है। अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला फोर्स कितना होगा, ये m है, कैपिटल m है। एक्सेलरेशन अभी तुमने निकाला है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो सीधी सी बात है इसका भी आगे की तरफ ही होगा ना, क्योंकि दोनों साथ ही साथ तो चल रहे हैं। क्वेश्चन ये था, ये इस पे फिसल नहीं रहा, मतलब दोनों साथ चल रहे हैं। अरे ये अगर इसके ऊपर फिसल नहीं रहा तो दोनों साथ चल रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन इतना है तो मतलब दोनों का एक्सेलरेशन इतना ही तो है, g tan बीटा, क्योंकि दोनों साथ ही तो चल रहे हैं, g tan बीटा। तो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, g tan बीटा। आंसर यही पूछा गया था मेरे से। अरे तुम्हें समझ में नहीं आई मेरी बात, अरे क्या पक्का समझ में आया। तो मैंने तुम्हें अभी दो क्वेश्चन कराए, एक में ब्लॉक सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स वाई डायरेक्शन में, और एक में किसमें मूव कर रहा है,
एक्स डायरेक्शन में। बोलो पक्की बात है, समझ में आई ये चीज, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने इसको करा दिया आपको। क्लियर है ये चीज, इतना पक्का समझ में आ गया? तो कंस्ट्रेंट मैंने पूरा खत्म कर दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एज सच नहीं था। ठीक है, ये चीज इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए कंस्ट्रेंट से अब देखते हैं, कंस्ट्रेंट तो एक टॉपिक हमने पढ़ ही लिया, अब कंस्ट्रेंट और एनएलएम के मिलाकर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आइए ध्यान दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक बॉल है, क्या है ये? एक बॉल है, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, ये एक बॉल है, ये एक वॉल है, यह दीवार, ये बॉल, इसका मास ले लीजिए 5 kg और कह रहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ले लीजिए आप 60 डिग्री सपोज। इसका इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है? और इसका आप मास लेना चाहो तो मास भी ले सकते हो, सपोज करो ये 10 kg का है, क्लियर है? तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉल, 5 kg बॉल एंड नॉर्मल बिटवीन बॉल एंड वेज, बॉल एंड वेज। तो ध्यान से समझो, इसका एक्सप्रेशन 1 दिया हुआ है, क्लियर है? और इसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो ये जो पहला पार्ट है इसका फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg बॉल, ये तो कंस्ट्रेंट से, ये तो कंस्ट्रेंट से होगा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है नॉर्मल फाइंड करना यहां पे, ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? ठीक है, तो पहला पार्ट कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है, वो आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? सबको मालूम है भाई, अगर ये पीछे जा रहा है तो बॉल नीचे गिर रही होगी, है कि नहीं भाई? सबको समझ में आ रहा है, ये बॉल नीचे गिर रही होगी, ये इधर जा रहा होगा, तो बॉल मेरी नीचे गिर रही है, सपोज कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से गिर रही है। अब इधर की तरफ मुझे पता है भाई, जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं और साथ साथ चल रही है तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, याद आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है। तो ये सब हम अभी कर ही चुके हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉल है मेरी, ये नीचे गिर रही है, ये एंगल मुझे चाहिए, ये मेरा 60 डिग्री है, ये 90, तो ये कितना हुआ 30, तो ये कितना हुआ 60। समझ आ गई बात? पहले भी कर चुके, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? a cos 60, यानी इसका तो कंपोनेंट निकाल लिया, इसका तो कंपोनेंट आ गया इधर की तरफ। अब इस 1 वाले का निकालते हैं। देखो ये मेरा वेज कितने से जा रहा है? 1 से, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ निकालना है, ये 1 है, ये एंगल देखना है मुझे, इसका मतलब। तो देखो ये 60, तो ये 30, तो ये 60, तो ये 30, बात समझ में आ रही? 60 90, तो ये 30, ये 30, तो ये वाला 60, और ये अब इसको देखो, ये 60, तो ये वाला 30, पहले भी कर चुके हैं। तो ये आएगा 1 cos 30। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ये 1 है तो ये 1 cos 30, तो a cos 60 है इसका और 1 cos 30 है इसका, और दोनों बराबर होने चाहिए कंस्ट्रेंट से, ठीक है? तो a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू √3 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन इज √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या ये बात पक्की है? सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे पक्की बात है? सो लाइक दिस, ठीक है? सो √3 आ गया पहला क्या आंसर। अब देखो अब क्या कह रहा है तुमसे, तो जब हम कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने नोटिस किया होगा। एनएलएम के जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एफबीडी बनाना सबसे पहली चीज थी, कंस्ट्रेंट में कहीं कोई एफबीडी नहीं बनाना, कंस्ट्रेंट में तो कुछ चीजों को फॉलो करना था बस। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार आपको कंपोनेंट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ लोग इसको सीधे रटते भी हैं, याद भी रखते हैं कि जब भी ये ऐसे करके और ये ऐसे करके कुछ भी चीज हो, ये नीचे आती है और ये इधर जाता है। सपोज इसका ए है और इसका ए डैश है, तो इनमें एक रिलेशन भी है, इनमें एक रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है? ए डैश जो होता है वो होता है ए टेन थीटा, सीधे रिलेशन, डायरेक्ट आप अगर याद रखना चाहो तो, रटना चाहो तो, वरना तो लॉजिक से करो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आता बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। ये थीटा, ये ए डैश है, तो इनमें रिलेशन है। क्या है? ए डैश इक्वल टू ए टेन थीटा, आया वहीं से है। ये होता है ए डैश कॉस थीटा, फिर वो आता है ए साइन थीटा, दोनों इक्वल आते हैं, तो ए डैश आ जाता है ए टेन थीटा। तो डायरेक्ट चाहो तो इसको रट भी सकते हो, कई लोग रटवाते नहीं है इसको, ठीक है? बार बार कौन कंपोनेंट करेगा? कंपोनेंट नहीं करना चाहते हो बार बार तो सीधे याद रख लो इसको कहीं फिगर बना लो फटाफट से। कंस्ट्रेंट का ये वेज कंस्ट्रेंट है, क्या है ये? दिस इज वेज कंस्ट्रेंट। क्लियर है चीज? लिख लो कहीं शॉर्ट में अगर डायरेक्ट करना चाहो तो, ठीक है? तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका अगर इसे रट लोगे तो। खैर अब बात आती है इस वाले नॉर्मल की, तो आइए जरा इसका एफबीडी बना लीजिए। अब नॉर्मल, इनके बीच की नॉर्मल की बात कर रहा है तो देखो इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा भाई ये एंगल की बात कर लेते हैं। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 30 हो गया, तो ये वाला 60 हो गया। बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक n cos 60 इधर आएगा और एक n sin 60 आगे की तरफ आएगा। बोलो समझ आएगा कि नहीं? पक्की बात है? आगे की तरफ, ठीक है? समझना बात को। तो देखो मैं इसका एफबीडी जरा मॉडिफाई कर रहा हूं। आगे की तरफ आ गया n sin 60 यानी n√3/2, नीचे की तरफ क्या आ रहा है? n cos 60 मतलब n/2। जमीन से ऊपर भी नॉर्मल मिलेगा, इसको n डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? n डैश। भाई जमीन भी तो इसको ऊपर धक्का मारी होगी, फ्लोर भी तो इसको, ठीक है? तो n डैश बराबर n/2, क्योंकि y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। कौन सी
एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा, वाई में, तो वाई के लिए क्या करोगे, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, एन डैश इज इक्वल टू एन बाई टू, स्टैटिक हो गया ये तो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्स के लिए क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में। फोर्स कितना है एक्स में, एन रूट थ्री बाई टू, नहीं आई बात समझ में, एन रूट थ्री बाई टू, कितना है एन रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू मास कितना है इसका 10 kg, एक्सलेशन कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1, ठीक है, तो 20 बाई रूट थ्री आ गई एन की वैल्यू, दैट्स इट, अगला पार्ट भी सॉल्व हो गया, 20 बाई रूट थ्री न्यूटन, 20 बाई रूट थ्री न्यूटन, क्लियर है, तो एफबीडी बना लिया, इसका हो गया। अच्छा अगर वॉल से ये पूछे, अगला पार्ट है इसका वॉल और बॉल के बीच में, ये है वॉल मतलब दीवार और ये है बॉल के बीच में जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा, अगला पार्ट लिखिए इसका, उसके लिए देखिए कितना अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। अभी ये कितना आया था, इसका एक्सप्रेशन याद है कितना आया था, रूट थ्री आया था ना शायद, इसका एक्सप्रेशन रूट थ्री आया था ना 1/1060, हाँ रूट थ्री आएगा, ठीक है। तो खैर अब इसका बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो अभी जो नॉर्मल आया है आपके पास 20 बाई रूट थ्री आया था, ये जो नॉर्मल आया था, अब इसका एफबीडी बना रहा हूं, इस पे एक नॉर्मल इधर लग रहा है, ये दीवार लगाएगी, दिमाग समझ पा रहे हो, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, दीवार, एंड डबल डैश बोल देता हूं इसको, दीवार इसे इधर धक्का मारेगी कि नहीं, नॉर्मल निकालना बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, इधर की तरफ धक्का मारेगी दीवार, नॉर्मल डैश, ये वाला नॉर्मल इस पे ऐसे लगेगा, बॉल पे यहाँ इस सरफेस से नॉर्मल ऐसे लगेगा, ये बना दिया मैंने, एन इसकी वैल्यू आई थी अभी 20 बाई रूट थ्री, इसको भूलना नहीं है, क्लियर है। इसके दो कंपोनेंट थे याद करो, एक 60 था, ये इधर था, ये उधर था, याद है, भूल गए, अरे आ रहा था ना अभी, जब नॉर्मल इस पे लगाया था वेज पे, देखो वेज का जब बनाया था तो नॉर्मल ऐसे लगाया था, ये कितना आ रहा था, एक्सक्यूज मी, ये था 60, ये था n बाई टू और ये था n रूट थ्री बाई टू, याद है ना, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ये क्या था n बाई टू ये वाला कंपोनेंट आया था और n रूट थ्री बाई टू ये वाला कंपोनेंट आया था, अरे समझे कि नहीं समझे, वेज का जब बनाया था अभी ये 60 आया था ना, तो n को 60 n बाई टू और ये रूट थ्री n बाई टू, ठीक है। तो अब नॉर्मल का ये वेज पे लग रहा था नॉर्मल, इसका रिएक्शन किस पे लग रहा है, बॉल पे, इसके ये इधर था, इसका रिएक्शन ऊपर लग रहा है बॉल पे, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिएक्शन ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये तो लग रहा है, तो जैसे इसके कंपोनेंट ये दोनों हुए तो इसके रिएक्शन के भी तो कंपोनेंट यही होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसके कंपोनेंट जैसे इधर लग रहा है इसका रिएक्शन, ये एक्शन है, रिएक्शन ऐसे लगेगा बॉल पे ऐसे, इसका कंपोनेंट ये, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा n रूट थ्री बाई टू और उसका ऊपर आएगा n बाई टू, बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, मिटा दो इसको, जैसे इस पे आ रहे थे ऐसे ऐसे, तो रिएक्शन मतलब उल्टा करना है, बस उल्टा और नीचे का ऊपर, क्लियर है। ये बॉल का एफबीडी बन रहा है, नीचे बॉल का वेट लग रहा है 50, ये भी भूलना नहीं है, क्लियर है चीज, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। बॉल कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, बोलो जल्दी से, बॉल कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, बॉल सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन में चल रही है, एक्स में नहीं चल रही, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, तो एक्स में एक तो लग रहा है एन डबल डैश, आगे पीछे कौन लग रहा है ये, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी एन डबल डैश इक्वल टू एन रूट थ्री डिवाइड बाय टू, एन डबल डैश निकालना है, एन की वैल्यू अभी आई थी 20 बाई रूट थ्री, 20 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय टू, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल, 10 आ गया न्यूटन, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे क्या पक्की बात है। लेक्चर अब अच्छा चल रहा है, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जितने सवाल कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट के बाद के लेक्चर सारे के सारे अच्छे लेक्चर्स हैं, स्कूल में ऐसे सवाल आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार समझिए, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, मेरी बात समझ आ गई। चलें आगे, है कुछ नहीं, टफ नहीं है बिल्कुल भी, है आसानी, सबसे बड़ी बात क्या है, आसान है सब कुछ, टफ कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ा देर से समझ में आ सकता है, पेशेंस रखो, दिमाग लगा के रखो, भटको मत, क्लियर है, बात को सुनते रहो और लिंक करते रहो, क्लियर है, जो पढ़ाया है उससे कैसे कर रहे हैं, क्लियर है ये चीज, तो बोलो समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को, अरे क्या बात पक्की है, ठीक है साहब। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं छोटा सा, है ना, सेंड करिएगा भाई, मेरी तो आशा ये है कि आप लोग सेंड करेंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी, है ना। तो भाई ये है 60 डिग्रीज और ये भी है 60, दोनों 60 डिग्रीज है, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, वो हो सकता है ये दिखने में आपको छोटा बड़ी लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है ना। ये है बॉल सपोज ये भी 5 kg की है, ये सपोज 10 kg का, ये भी सपोज 10 kg का है, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये भी इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। बताइए साहब नॉर्मल कितना रहेगा, ओरल आंसर दे सकते हो क्या, आंसर वही आएगा जो अभी आया था, अरे वही तो आएगा जो अभी आया था दादा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सो लेट्स सी, देखिएगा आप लोग कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो, चाहो तो एंगल बदल लो 30 डिग्री कर लो, अब करना है इसी क्वेश्चन को, है बहुत आसान जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं इसमें, क्लियर है चीज, बोलो पहले इतना समझ में आएगी नहीं, पक्की बात है। चलें एक और क्वेश्चन कर लें, पक्की बात, चलिए साहब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि भाई ये है मेरी दीवार, ये है मेरी पुली, ये है पुली और ये है एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से, ये एक और पुली है, ये एक और पुली है, ये ऐसे करके ये यहाँ पर सॉरी ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये पुली से होते हुए यहाँ पर एक ब्लॉक है और कहा गया है कि भाई ये है 10 किलो का और ये है मेरा सिर्फ 2 किलो का
और ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पूछ रहा है बताइए इसमें कितना टेंशन है रस्सी में। ये रस्सी जो है पूरी की पूरी एक जो जा रही है, इसमें कितना टेंशन होगा ये पूछ रहा है। तो ये एनएलएम का सवाल है, लेकिन ये कंस्ट्रेंट से निकलेगा। कंस्ट्रेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, याद करो कंस्ट्रेंट में। क्लियर है? तो एनएलएम का सवाल है, लेकिन कंस्ट्रेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्की बात। आप जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। पहले मान लो एक पुली है, बहुत ध्यान से। अगर इसमें इधर की तरफ टी फोर्स है, इधर की तरफ टी है, तो इसमें कितना होगा? 2t, क्योंकि पुली मासलेस होती है। मासलेस में नेट फोर्स कितना होता है? 0। तो अगर ये दो तरफ रस्सी है तो ये टी लग रहा है, तो इधर से कितना लगना चाहिए? 2t, तभी तो 0 होगा। नीचे 2t ऊपर 2t, है कि नहीं? ये बता भी चुका हूं पहले भी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो किसने बताया भाई, आप रस्सी में आप टेंशन मानोगे t, तो यहां कितना मानना पड़ेगा? 2t। अरे बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या पक्की बात है? तो आइए जरा एफबीडी बना के दिखाता हूं मैं आपको जरा इस ब्लॉक का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वैसे क्वेश्चन चलो ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है, अब जो बन गया तो बन गया। अच्छा क्वेश्चन हो गया वैसे ज्यादा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब जरा इसको अगर आप देखें बहुत ध्यान से, इस पे अगर एफबीडी बना रहा हूं, इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर इस पे कितना लगेगा? 2t। बात समझो, इसमें t है तो इसमें भी t है, इसमें भी t है पूरे में। तो यहां पे t लग रहा है पुली पे और यहां t लग रहा है, तो गारंटी से यहां कितना होगा? 2t, यानी इस वाले में कितना होगा? 2t। क्लियर है ये चीज? और ये पुली पे किधर लगेगा? बहुत ध्यान से। पुली पे इधर t है, इधर t है, इस वाली पुली को देखो, तो इधर 2t होगा। तो पुली पे इधर लग रहा है, तो वेज पे किधर लगेगा? इधर। एक्शन का रिएक्शन 2t। बात समझ आई नहीं आई? तो इसलिए ऐसे लगा रहा हूं 2t। ठीक है। ऐसे ही ये t इधर की तरफ लगेगा, जिधर रस्सी उधर टेंशन, तो जिधर रस्सी उधर टेंशन, इधर t लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इधर t लगेगा, बहुत ध्यान से देखते जाना, इधर की तरफ t लगेगा। इसकी बात कर रहा हूं, पुली और ये वेज एक सिस्टम है ये पूरा का पूरा। सिर्फ इसका एफबीडी बना रहा हूं, पुली और ये वेज का एफबीडी बनाया मैंने सिर्फ और सिर्फ। और एक 2 kg और इसके बीच में एक नॉर्मल लगेगा। बोलो पहले एफबीडी समझ में आएगी नहीं? सारे फोर्स दिखा दिए। ठीक है। वाई डायरेक्शन की चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए, इस पे करनी चाहिए। देखिए भाई, करनी चाहिए। नीचे लगा 100 न्यूटन का क्या इसका वेट, और ऊपर क्या लगा भाई? एन डैश, नीचे से जो जमीन लगा रही होगी। अरे बोलो समझ में आएगी नहीं? ये कंप्लीट एफबीडी तो मैं समझ में आता है कि नहीं आता, पहले बस मुझे इतना बता दो। अच्छा, ये एंगल मुझे देना चाहिए, सपोज ये 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? 60 डिग्री। पक्की बात है? क्लियर है? अभी जरा एफबीडी को फिर से देख रहा हूं। ये t 2t, ये हो गया 4t। कितना हो गया? 4t। अब इस वाले का कंपोनेंट कर रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर ये वाला 60 एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 60। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 60। तो इसके दो कंपोनेंट हुए, t cos 60 और t sin 60। तो t cos 60 तो आया इधर की तरफ, यानी t/2। t cos 60 आगे आएगा, t sin 60 नीचे, तो ये लिख लिया t sin 60। अब ध्यान से समझना। अब वाई डायरेक्शन वाले देखो जितने भी फोर्स हैं, चलो मैं पूरा बना देता हूँ फिर से। देखो फिर से यहां पे देख लो जरा इसको। इधर लग रहा है 4t, ठीक है, नीचे लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है n डैश। इसके भी कंपोनेंट कर रहा हूं नॉर्मल के। ध्यान से देखो, नॉर्मल इस पे ऐसे करके लग रहा है, ऐसे करके। अब नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना। आइए अब जरा वो देख लेते हैं एंगल्स। ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ गई भाई? ये 60 डिग्री है ना, तो करस्पॉन्डिंग ही तो है। तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल n cos 60 इधर आएगा और n sin 60 इधर आएगा। ध्यान से देखना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इधर आएगा n sin 60 मतलब n√3/2, और ये आएगा n cos 60 मतलब n/2। इस नॉर्मल के कंपोनेंट कर लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे ये टेंशन आ गया t cos 60 इधर, यानी t/2, और t sin 60 इधर मतलब t√3/2। अब ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है मेरा वेज? सिर्फ x डायरेक्शन में, तो y की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब y वाले सारे हटा दो, y वाले ये दोनों हटा दिए। देखो y वाले दोनों हटा दिए, ये भी y वाला हटा दिया, ठीक है, ये भी y वाला हटा दिया। मुझे सिर्फ x वालों की ही तो जरूरत पड़ेगी भैया, नहीं समझे? क्लियर है? तो ध्यान से समझो इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए। F बराबर ma लगा रहा हूं, किसके लिए? इस वाले ब्लॉक के लिए। कॉन्सिडरेशन x डायरेक्शन में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ, पीछे की तरफ आ रहा है, तो पीछे की तरफ इसका एक्सलेशन है। तो बताओ कौन बड़ा होगा? 4t और ये दोनों एक तरफ है, देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी 4t प्लस n√3/2, ये दोनों ऐड हो गए। इसमें से माइनस करना है t/2 को, और ये आ जाएगा ma। मास इसका 10, एक्सलेशन इसका 2। बात नहीं आई समझ में भाई? इस पे नेट फोर्स कितना है इधर की तरफ? 4t प्लस इतना माइनस इतना, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है ना। 4t प्लस माइनस, 4t प्लस माइनस, समझ गए? वही तो है 20। तो आ जाएगा 4t माइनस t/2 कितना हो जाता है भाई? 4 ये हो जाएगा तुम्हारा, इसे लिख सकते हैं 8/2t, तो 7t/2 40 से आ जाएगा 7t प्लस n√3 इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए इसको। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अरे पक्का समझ में आई क्या? अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? मुझे अभी इससे पहले शायद लग रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए सूडो भी पढ़ाना पड़ेगा।
लेट्स सी, देखते चले जाओ। पहले इक्वेशन बनाना समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा खतरनाक सवाल हो गया, हो सकता है अभी यहां आप सॉल्व भी ना कर पाओ इसको, हो सकता है इसके लिए मुझे सूडो पढ़ाना पड़े, बट कोई नहीं। अभी तक समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? अरे पक्की बात है, इक्वेशन बनाना आया कि नहीं आया ये बताओ बस मुझे। क्लियर है? चलिए साहब, एक तुम्हें समझ में आएगा कैसे कैसे हमने इसको, कैसे कैसे हम यहां तक लेकर के आए। और तुम वाई डायरेक्शन का इक्वेशन बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाने वाला है? 0। खैर आगे बढ़ो। तो एक इक्वेशन इसको याद रखना, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन से बनाया। अब मुझे ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। किसका एफबीडी बनाना है? ब्लॉक का। अब ब्लॉक को देखो भाई, तो ब्लॉक मैंने आपको बताया था ब्लॉक के पास दो एक्सप्रेशन होंगे। जब मैं कंस्ट्रेंट में सेम क्वेश्चन कराया था, एक इधर की तरफ और एक ये वाला 2 तो है ही है, एक इधर की तरफ और आएगा। और ये वाला कैसे निकालना था मैंने आपको समझाया था, कैसे निकालते हैं। मैं ब्लॉक पे बैठ गया था, यहाँ याद करो, कंस्ट्रेंट में समझाया था कि नहीं समझाया था? तो मैं बस वही पूरी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि पहले समझा चुका हूं। ठीक है, ठीक है। तो 2 से जा रहा है, ध्यान से देखना। मैं इस पे बैठ गया, मैं इस पे बैठ गया, तो ध्यान से सुनो, ये तो मेरे रुक गया, ये मेरे लिए इधर की तरफ जाएगा। ए से मान लीजिए ए एक्सप्रेशन है इसका, ये मुझे पता करना है। ये मेरे रुक गया, दीवार मेरी तरफ 2 से आ रही है, याद है? ये सेम क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में कराया था आपको यार, प्लीज देख लीजिए। ठीक है, ये 2 से आ रहा है, मतलब ये दीवार का 2 से आने का मतलब ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है कि नहीं? ये क्योंकि मैं इस पे बैठा हूं तो ये 0 0 0 0, x1 x2 x3 x4 x5, याद है ना? x1 x2 x3 x4 x5। अब देखो x1 क्या हो रहा है? x1 2 कम कर रहा है इसको, यानी -2। 2 क्या कर रहा है? x1 को कम कर रहा है। x2 को भी ये -2 कर रहा है, 2 से कम कर रहा है। x3 को भी -2, x4 भी क्या है? -2, x5 क्या है? +a। a इसको बढ़ाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है ना x5 को। देखो x1 x2 x3 x4 कम हो रहे हैं, देखो ये कम होना चाह रहा है, 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 मतलब माइनस 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 माइनस, और सब 2 से कम हो रहे हैं, तो 2 2 2 2। 5 क्या होना चाह रहा है? बढ़ना चाह रहा है, यानी +a। बोलो समझ आएगी नहीं? और ये 0, जितना घटा और जितना बढ़ा सब मिला के क्या आने वाला है? 0, क्योंकि रस्सी ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। तो ये हो गया 8, तो a = आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझिए, इस ब्लॉक के पास 8 इधर की तरफ है, मतलब मेरे लिए 8 से इधर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहां बैठ के कर रहा हूं ना क्वेश्चन। अब समझो, अब ब्लॉक इधर तो जा ही रहा है, साथ में ये 2 से इधर भी तो जा रहा है। समझाया था मैंने कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन में, प्लीज। ठीक है, तो ब्लॉक के पास, ब्लॉक का जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए भाई। ब्लॉक के पास मैं इसको x और y में तोड़ रहा हूं, इसके इक्वेशन इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से अब सिर्फ ब्लॉक के पे चर्चा करूंगा, फिगर आपने बना ही लिया होगा। अब इस ब्लॉक को जो आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक ऐसे 60 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ये इधर की तरफ 2 है और ये इधर की तरफ 8 है। बहुत ध्यान से, ये जो मेरा एंगल है ये 30 डिग्री है, ऐसे आप समझ गए होंगे। ये 90 डिग्री पे बना रहा हूं मैं, बिल्कुल इसके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 30 है तो ये कितना हो गया? 60, तो ये कितना हो गया? 30। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, इतना समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो कंपोनेंट कर रहा हूं इस वाले 2 के में, तो इसका कंपोनेंट कर रहा हूं, एक्सप्रेशन समझिए। 8 तो है इधर की तरफ, 8 तो इसका है ही। 2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा 2 cos 30, यानी ये वाला कंपोनेंट आ गया 2 cos 30, और पीछे वाला आ गया 2 sin 30। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? भाई इसे 2 कंपोनेंट करें, इसे मान लो y डायरेक्शन, इसको कौन सी डायरेक्शन मान लो? x डायरेक्शन। तो एक x में कंपोनेंट करूंगा, y में आएगा 2 cos 30, इधर आएगा 2 sin 30, है कि नहीं? अरे ये इधर है, ये 30 डिग्री है, तो कंपोनेंट कैसे करते थे? 2 cos 30 ये और 2 sin 30 है, एक 2 cos 30 और एक 2 sin 30। ठीक है, 2 cos 30 का मतलब है √3, यही लिख दूं, आप अगले में लिख ले चाहे तो। ये हो गया √3, 2 sin 30 मतलब 1, sin 30 हाफ होता है ना, तो 1। ठीक है, एक्सप्रेशन नीचे 8 है, ऊपर 1 है, तो 8 - 1 7 बचा। कितना बचा? 7। मतलब ये जो मेरा 2 kg का ब्लॉक है उसका क्या है? नीचे की तरफ 7 है, और अंदर की तरफ जो एक्सप्रेशन है वो √3 है। मतलब y डायरेक्शन में आ रहा है √3 और x डायरेक्शन में आ रहा है 7। इतनी बात समझ में आई? अब मैं इसका प्रॉपर एफबीडी बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इस पर एक तो लगता है नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन लगा रहा होगा, एक लगता है टेंशन, और इस पर कुछ भी लगने वाला नहीं है, एक mg और लगेगा। क्या लगेगा? mg। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? mg के हम 2 कंपोनेंट करते हैं, एक आता है mg sin थीटा, याद होना चाहिए आई थिंक, mg sin थीटा, और एक आता है mg cos थीटा, यानी mg cos 60 और mg sin 60। बोलो समझ आएगी कि नहीं? अरे क्लियर है ये चीज? ये इक्वेशन तो याद ही होगा आप लोगों को। क्लियर है? क्लियर है चीज? इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो यहां से, अब देखो इस ब्लॉक का जो एक्सप्रेशन है, अगर ये x डायरेक्शन है और ये मेरी y डायरेक्शन है, ये वाली y डायरेक्शन है और ये वाली x डायरेक्शन, मैं x डायरेक्शन की चर्चा कर रहा हूं, तो x डायरेक्शन में इसके पास नेट फोर्स 0 नहीं है। x डायरेक्शन में एक्सप्रेशन है 7 का। कितने का? 7 का एक्सप्रेशन है, मतलब x में नीचे की तरफ जा रहा है एक्सप्रेशन के साथ, तो ये वाला फोर्स बड़ा है। ये फोर्स है कितना? F बराबर ma लगा रहा हूं x डायरेक्शन में। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, ध्यान से देखिए, बोलिए जल्दी से। m
जी साइन 60 मतलब √3/2 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 7। नहीं आई बात समझ में, तो एक लाइन में टेंशन आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा खत्म। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। खैर इसकी जरूरत पड़ेगी अगर नॉर्मल पूछ रहा होता, तो मैं अगला पार्ट ये देने वाला हूं आपको, नॉर्मल बताइए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर सिर्फ टेंशन पूछे तो जो मैंने पहले इसका एफबीडी बनाया था इंक्लाइन प्लेन का, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेंशन तो इसी से आ जाएगा एक लाइन में, इससे देखो mg sin 60 माइनस टी, टोटल फोर्स हो गया बराबर एम है, एम कितना है 2 और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है 7, खत्म। तो ध्यान से देखो टी आ जाएगा यहां से कितना, टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा mg मतलब 20, भाई मास इसका 2 है ना, तो 2 इंटू 10 20, 20/2 10, 10√3, 10√3 माइनस 14, 10√3 का मतलब है 17.32 माइनस 14, मतलब कि 3.32 न्यूटन आंसर आ चुका है, टेंशन का आंसर आ चुका है, खत्म हो गया भाई। मेरी बात समझ में आई। अब टेंशन की वैल्यू यहां लिख दो तो अगला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल लिख लीजिए, बी पार्ट लिखिए, फाइंड नॉर्मल ऑल्सो, फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड वेज ऑल्सो, क्लियर है। तो जब टेंशन को यहां रखोगे 3.32 तो आएगा 7 इंटू 3.32 प्लस n√3 इज इक्वल टू 40, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बोलो समझ में आएगी नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक धांसू क्वेश्चन था, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, सुपर चिल कूल बिंदास क्वेश्चन था, मेरी बात समझ में आ गई। और ये हमने QED कर दिया, मतलब हमने क्वाइट इजीली डन कर दिया। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपके लिए क्वाइट इजीली डन था, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया सर, है ना। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी का पढ़ना है, दिक्कत तो आएगी। ऐसा क्वेश्चन सोचिए भी मत कि आप शायद मेंस में भी आए आपके लिए, ऐसा मान के चले। हाँ सब्जेक्टिव क्योंकि अब आने लगे मेंस में इस साल से, तो मे भी सब्जेक्टिव में मे भी डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं इंटीजर मल्टीपल टाइप, इंटीजर टाइप, ठीक है, तो मे भी उसमें आ जाए, वरना मेंस में अभी तक तो इसके आने के कोई चांसेस नहीं थे। या मेंस में जो बहुत टफ क्वेश्चन टफ लेवल में आएंगे सिर्फ, बाकी एडवांस के लिए बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ गई। तो कैसे एनालिसिस करने हैं उस पर ध्यान दीजिए, आपको चीजें समझ में आती रहनी चाहिए।